Hello everyone, I am Dr. Hulas Tunde, Assistant Professor Department of Mechanical Engineering, Shreyas College of Engineering and Technology, Aurangabad, and today we are going to talk about the sequencing models, that is the topic from the Project Management and Operations Research. So syllabus of this topic is like this: scheduling and sequencing, assumptions in sequencing models, processing n jobs on m machines, processing of 2 jobs on machines with each having different processing order. Now sequencing, as you all know, sequence means arrange in a particular order, and sequencing means it is the process of arranging things in a particular order. So it is to plan the order of operations for manufacturing a component और providing a service. मतलब यही एक तरह का प्लानिंग होता है जिसमें हम लोग ऑपरेशंस को अरेंज करते हैं, पर्टिकुलर ऑपरेशंस को एक सीक्वेंस में, जिससे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट और कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर कर सकें, या फिर एक कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस सर्विस को हम लोग इजीली प्रोवाइड कर सकें. नाउ scheduling is the allocation of limited resources over the time to perform a given set of jobs or activities. मतलब ये हुआ कि हम लोग scheduling में क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज है या फिर अवेलेबल फैसिलिटीज़ है या मशीन्स है, उसको क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. सो दैट इज़ द शेड्यूलिंग. और शेड्यूलिंग इज़ अ टाइम टेबल फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और अ पोर्टफोलियो के लिए टाइम टेबल भी कह सकते हैं. Then scheduling process starts with the work that is needed to deliver stakeholder requirements. Then scheduling management runs in the parallel with the processes such as scope management, risk management, quality management. Then schedule also usually includes the planned start date and finish date, duration and resources assigned to each activity. मतलब शेड्यूलिंग में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है तो उसके लिए स्टार्ट डेट क्या होगा और स्टार्ट टाइम क्या होगा, देन फिनिश डेट क्या होगा एंड फिनिश टाइम क्या होगा, और ड्यूरेशन कितने लगेंगे और रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, वो सब चीज़ को प्लानिंग करना शेड्यूलिंग के अंदर आता है. नाउ बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूलिंग: असिस्ट विथ ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग ऑन एंड कम्युनिकेटिंग प्रोग्रेस. तो सपोज कोई हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई टास्क कर रहे हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग ईजिली शेड्यूलिंग के थ्रू हम लोग एक शेड्यूल बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ है उसमें, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ है उस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में या उस सर्विस ऑपरेशन में. नाउ इंश्योर्स एवरीवन इज ऑन द सेम पेज एज फॉर एज टास्क, डिपेंडेंसी एंड डेडलाइंस. शेड्यूल में हम लोग को मालूम है कि हम लोग एक टाइम टेबल में क्या होता है, एक टाइम होता है, डेट होता है और एक पर्टिकुलर स्टार्ट टाइम होता है और एंड टाइम होता है. हमारे लेक्चर्स का भी स्टार्ट टाइम होता है और एंड टाइम होता है. सो वैसे ही यहाँ पर सब लोग एक शेड्यूल पे वर्क करते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. मीन्स तो उसके लिए टास्क रहता है, डिपेंडेंसी होता है और डेडलाइंस भी रहता है कि इस डेडलाइन में आपको टास्क कंप्लीट करना है. देन हेल्प्स हाईलाइट इशूज एंड कंसर्न सच एज लैक ऑफ रिसोर्सेज. और अगर हम लोग पर्टिकुलर शेड्यूल में अगर वर्क कर रहे हैं तो लैक ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या है, कितना कमी है रिसोर्स का, कितना अवेलेबिलिटी है, ये सब हम लोग इससे पता कर सकते हैं. देन हेल्प्स, मतलब शेड्यूल बनाएंगे तो आइडेंटिफाई टास्क रिलेशनशिप्स, मतलब 2 टास्क के बीच में या मोर देन 2 टास्क, बहुत सारे टास्क जो है या जॉब्स है या वर्क है, उसके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, उसको ये हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं शेड्यूल बना के. देन इट कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई इशूज अर्ली. अगर हम लोग किसी भी शेड्यूल पे काम करते हैं तो हम लोग इजीली मॉनिटर कर सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस क्या हो रहा है, और अगर उसमें कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेजर प्रॉब्लम आने से पहले. तो दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ द शेड्यूल. नाउ डिफरेंस बिटवीन शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग. सो शेड्यूलिंग मीन्स द allocation ऑफ रिसोर्सेज ओवर टाइम टू परफॉर्म अ कलेक्शन ऑफ टास्क. एक पर्टिकुलर बहुत सारे टास्क हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए या फिर जॉब्स हैं या वर्क्स हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज या फैसिलिटीज़ का एलोकेशन करते हैं. सीक्वेंसिंग में क्या है, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग अ सेट ऑफ टास्क ओवर अवेलेबल रिसोर्सेज. मतलब जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उस पर अगर हम लोग किसी भी ऑपरेशंस को या प्रोसेसेस को ऑर्डर में
अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग सीक्वेंसिंग कहते हैं। देन scheduling arises in a situation where resources availability fixed by the long term commitment of a prior planning horizon। मतलब जहाँ कहीं भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं और एक लॉन्ग टर्म में हम उसको यूज करना चाहते हैं और तो उसको पर्टिकुलर शेड्यूल करना पड़ता है। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स ऑकर व्हेनेवर देयर इज ए चॉइस टू द ऑर्डर इन विच अ ग्रुप ऑफ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड। मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस हैं या फिर ग्रुप ऑफ टास्क है, उसको परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे टास्क, सपोज 5 टास्क है, उस 5 टास्क को हमको अलग अलग तरह से हम लोग सीक्वेंस कर सकते हैं कि फर्स्ट जॉब पहले आएगा, फिर थर्ड जॉब आएगा, दूसरे सीक्वेंस में हम लोग 5th जॉब को पहले कर सकते हैं, 4th जॉब को सेकंड में, फर्स्ट जॉब को थर्ड में, तो अलग अलग सीक्वेंस बनेगा। तो उस सीक्वेंस में तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स, मॉडल्स, मेथड्स, टेक्निक्स एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स दैट प्रोवाइड insight into the scheduling function. Then it provides the kind of process information that is carried in a particular work segment. Then the vital elements in scheduling models are resources and facilities, whereas in the vital element in sequencing is the models are jobs and tasks. तो जॉब्स और टास्क जो भी परफॉर्म करना है वो उसका वाइटल एलिमेंट्स होता है। देन शेड्यूलिंग इज अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन, इट इज आल्सो अ डिसीजन मेकिंग अप्रोच विच रिक्वायर्स स्किल एंड एक्सपीरियंस, एंड शेड्यूलिंग इज अ ब्रॉड एरिया विच इन्वॉल्व्स सीक्वेंसिंग एंड इट इज द पार्ट ऑफ शेड्यूलिंग। सीक्वेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ शेड्यूलिंग। नाउ sequencing problem. So this is to determine the order or sequence in which the jobs are to be processed through machines so as to minimize the total processing time. मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे जॉब्स है या फिर टास्क है, 5 जॉब्स है, 10 जॉब्स है, जिसको हम लोग सपोज कोई लेथ मशीन में ऑपरेशन करना है या फिर मशीनिंग प्रोसेस है, उसमें छोटा छोटा ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि टर्निंग ऑपरेशन होते हैं, देन स्टेप टर्निंग होता है, फेसिंग ऑपरेशंस होते हैं। तो इस तरह से जो भी स्मॉल ऑपरेशंस होते हैं उसके अगर हम लोग ड्रिलिंग मशीन में ले जाएंगे तो ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, टेपिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, थ्रेड मेकिंग कर सकते हैं। तो स्मॉल स्मॉल ऑपरेशंस को हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है कि पहले फेसिंग करेंगे कि पहले टर्निंग करेंगे, कि उसके बाद फिर हम लोग टेपर टर्निंग करेंगे, उसके बाद अगर हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग करने के बाद ही हम लोग स्क्रू थ्रेड बना सकते हैं उसमें। तो इस तरह से पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमको क्या करना पड़ेगा, जॉब्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो मीन्स ऑपरेशंस को अरेंज करना पड़ेगा सो दैट हम पूरा कंप्लीट कर सकें एक पर्टिकुलर प्रोसेस को। तो उसके लिए एक प्रोसेसिंग टाइम होता है, उसको मोस्टली हम लोग को क्या करना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है कि कम से कम टाइम पे हम लोग क्या कर सकें, जॉब को कंप्लीट कर सकें। देन हियर द इफेक्टिवनेस, टोटल इफेक्टिवनेस which may be the time or cost that is to be minimized is the function of the order of sequence। मतलब यहाँ पर टोटल इफेक्टिवनेस टाइम भी हो सकता है या फिर कॉस्ट भी हो सकता है, जिसको हम लोग मोस्टली मिनिमाइज करते हैं कि कम टाइम लगे और कम कॉस्ट लगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या फिर सर्विस दे रहे हैं। तो देन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। नाउ एजम्पशंस इन सीक्वेंसिंग, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक हियर। means first assumption is the processing times AI and BI etc. are exactly known to us and they are independent of order of processing the job on the machine। तो प्रोसेसिंग टाइम इंपॉर्टेंट होता है। सपोज ए टाइप की मशीन में AI मतलब प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है और B टाइप की मशीन में BI प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है। तो प्रोसेसिंग टाइम हमको नोन होता है, सिंपल सी बात ये है। एजम्पशन, पहला एजम्पशन ये है सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो कि प्रोसेसिंग टाइम की, सपोज हम टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर डायमीटर को, तो प्रोसेसिंग टाइम हमको 10 मिनट लगेगा, वो नोन रहेगा। नाउ द टाइम टेकन बाय द जॉब फ्रॉम वन मशीन टू अदर मशीन आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन द प्रीवियस मशीन इज नेग्लिजिबल। मतलब जो एक मशीन से सपोज हम लोग
मिलिंग मशीन से टर्निंग मशीन में ले जा रहे हैं या लेथ मशीन में ले जा रहे हैं, तो जो ट्रांसफ़र टाइम है वो नेग्लिजिबल होगा, सिंपल सी बात है, एक चीज़। दूसरा होगा ईच जॉब वंस स्टार्ट ऑन द मशीन वी शुड नॉट स्टॉप द प्रोसेसिंग इन द मिडिल। मतलब एक बार अगर हम किसी भी जॉब को कोई मशीन में लोड कर दिए, सपोज टर्निंग ऑपरेशन करना है तो लेथ मशीन में हम वो जॉब को, वर्क पीस को लोड कर दिए, तो जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको मशीन से अनलोड नहीं कर सकते हैं। मतलब नो जॉब इंटरप्शंस, तो यहाँ पर कोई इंटरप्शंस नहीं होगा। नेक्स्ट है नो मशीन में प्रोसेस मोर देन वन जॉब साइमल्टेनियसली। नो जॉब स्प्लिटिंग, मतलब एक मशीन में एक ही टाइम में दो जॉब हम लोग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। मतलब एक मशीन में एक ही टाइम में सिर्फ एक जॉब ही प्रोसेस किया जा सकता है। जब तक वो जॉब कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा जॉब लोड नहीं कर सकते। तो ये अगला एजम्पशन है। नेक्स्ट है दैट इज इन प्रोसेस इन्वेंट्री कॉस्ट इज नेग्लिजिबल। मतलब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है या फिर रॉ मटेरियल्स है या फिर सेमी फिनिश्ड पार्ट्स हैं, उसको अगर हम लोग कंपनी में ही रख रहे हैं तो वो इन्वेंट्री हो गया, तो उस इन्वेंट्री को रखने का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर नेग्लिजिबल रहेगा, उस कॉस्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं सीक्वेंसिंग करते टाइम। नेक्स्ट, व्हाइल प्रोसेसिंग नो जॉब इज गिवन प्रायोरिटी। जब हम लोग सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं तो किसी भी जॉब को या फिर प्रोसेसिंग करते टाइम प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। सपोज स्टील का जॉब है, माइल्ड स्टील का जॉब है, स्टेनलेस स्टील का जॉब है या फिर एल्युमिनियम का जॉब है, तो तीनों में से मटेरियल के बेसिस पे या फिर किसी भी और बेसिस पे उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, मतलब सीक्वेंस के बेसिस पे ही हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे। देयर इज ओनली वन मशीन ऑफ ईच टाइप। वहाँ पर मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बना रहे हैं तो वहाँ उस पर्टिकुलर, सपोज एक पर्टिकुलर बैच को प्रोसेस करने के लिए हम लोग जॉब्स का पर्टिकुलर सीक्वेंस बना रहे हैं या फिर ऑपरेशंस का पर्टिकुलर सीक्वेंस बना रहे हैं, तो उस सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मशीन्स हम लोग यूज करेंगे तो वो मशीन्स एक लॉट, मतलब एक सीक्वेंस के लिए एक टाइम में एक ही मशीन होगा। मतलब सपोज वन मशीन ऑफ ईच टाइप, मतलब लेथ मशीन का 10 टाइप नहीं रहेगा, सिर्फ लेथ मशीन एक लेथ मशीन रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग मिलिंग मशीन यूज करेंगे तो एक ही मिलिंग मशीन रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग ग्राइंडिंग मशीन यूज करेंगे तो एक ही ग्राइंडिंग मशीन होगा। उसके बाद अगर हम लोग ड्रिलिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो ड्रिलिंग मशीन एक ही होगा, ज़्यादा मशीन्स नहीं होगा, नंबर ऑफ मशीन्स कम रहेंगे, सिंपल सी बात है। देन मशीन्स आर अवेलेबल ऑल द टाइम, मतलब जो भी मशीन्स हैं वो बिजी नहीं रहेंगे जब हम लोग सीक्वेंस कर रहे हैं, तो ये मान के चलते हैं कि सभी मशीन्स अभी अवेलेबल है, ये मानते हैं। देन जॉब्स आर अवेलेबल एट द टाइम t इक्वल्स टू 0, मतलब जॉब जब मशीन में लोड होगा और प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा उस टाइम जॉब के लिए अगर जो टाइम कंसीडर होगा, स्टार्टिंग टाइम जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। भले ही अगर हम सपोज हम लोग सुबह के 9 बजे में हम लोग 9 o'clock को प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो टाइम वहाँ पर 9 नहीं लिखाएगा, वहाँ पर टाइम वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 लिखाएगा। उसके बाद जो प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है 10 मिनट्स, तो जो आउट टर्म होगा वो हो जाएगा और फिनिश टाइम होगा वो हो जाएगा 10 मिनट्स हो जाएगा, 0 + 10 मिनट्स। तो इस तरह से एजम्पशंस होते हैं सीक्वेंसिंग करते समय। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स, तो देयर आर कंप्लीशन टाइम, मतलब किसी भी ऑपरेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको कंप्लीशन टाइम करते हैं, तो हमेशा हम चाहते हैं कि कंप्लीशन टाइम कम से कम हो। देन मैक स्पैन वो टाइम होता है कंप्लीशन टाइम की तरह ही होता है कि सपोज हम लोग जॉब को लोड कर रहे हैं और अनलोड करने में कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम के ड्यूरेशन को हम लोग मैक स्पैन कहते हैं। देन फ्लो टाइम मतलब हमारा जो जॉब है कितना लोड करने से लेकर फिनिश होने तक कितना टाइम लग रहा है फ्लो होने में, वन मशीन टू अनदर मशीन। देन लेटनेस और टार्डीनेस, मतलब सपोज ड्यू डेट दिया हुआ है 30 आवर्स और अगर हम लोग क्या है 32 आवर्स लगा दिए तो जो 2 आवर्स है वहाँ पे वो लेटनेस हो जाएगा। तो लेटनेस और टार्डीनेस को हम लोग हमेशा मिनिमाइज करना चाहते हैं, मैक स्पैन को हमेशा मिनिमाइज करना चाहते हैं। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स। सो देयर आर 4 types of sequencing problems or sequencing models. So first one is n jobs are to be processed on 2 machines, then n jobs are to be processed on 3 machines, then n jobs are to be processed on m machines, then 2 jobs are to be processed on m machines. So these are the models we will discuss one by one. So first we will discuss this one, n jobs are to be processed on 2 machines. So n jobs are to be processed on 2 machines means in 2 machines problem 2 work centers x y are there and every job has
to pass through both the work centers. The best algorithm for this sequencing problem, which gives minimum max span for the jobs, was developed by Johnson's rules, and this method is known as Johnson's rule. And let now n jobs are to be processed from, यहाँ पर दो मशीन्स होंगे, दो वर्क सेंटर्स होंगे, जिससे सपोज x वर्क सेंटर है और एक मशीन है और y एक मशीन है, तो पहले हर एक जॉब क्या है, पहले x मशीन्स में प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद y मशीन्स में जो भी ऑपरेशंस है उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे। सपोज 5 जॉब है तो पांचों पहले x में प्रोसेस होंगी फिर y में प्रोसेस होंगी। देन द बेस्ट एल्गोरिथम फॉर दिस सीक्वेंसिंग, तो जॉनसन्स रूल्स एक बहुत वेल नोन मेथड है जो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है। तो लेट ए आई इज द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द ith जॉब ऑन द मशीन 1, मतलब मशीन 1 में और मशीन x में प्रोसेसिंग टाइम है a और बी आई इज द प्रोसेसिंग टाइम इन द मशीन 2। देन steps of Johnson's rule. So these are the steps. First step is I will take an example to discuss these steps. So first I will read these steps for you. Then determine the minimum processing time among all AI and BI for the n jobs to be sequenced. तो पहला स्टेप यह है कि सबसे पहले हम लोग को मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम डिटरमाइन करना है कि कौन सा मिनिमम टाइम है। स्टेप 2 ये है कि इफ़ द मिनिमम इज एसोसिएटेड विथ AI, मतलब मशीन 1 से रिलेटेड है तो प्लेस द कोरस्पोंडिंग जॉब फर्स्ट इन द सीक्वेंस टू बी प्रोसेस्ड। एंड इफ द मिनिमम इज एसोसिएटेड विथ BI, कीप द कोरस्पोंडिंग जॉब लास्ट इन द सीक्वेंस। मतलब अगर मिनिमम टाइम जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे वो A से रिलेटेड रहेगा तो उसको फर्स्ट में डालेंगे, और अगर वही मिनिमम टाइम है वो B से रिलेटेड रहेगा तो उसको हम लोग लास्ट में डालेंगे सीक्वेंस में। थर्ड स्टेप ये है कि देन गो फॉर द नेक्स्ट हायर प्रोसेसिंग टाइम। अब सबसे मिनिमम हो गया तो उसके बाद सेकंड मिनिमम कौन सा है उसको हम लोग चेक करेंगे और उस सेकंड मिनिमम को आइडेंटिफाई करेंगे। एंड इफ इट इज एसोसिएटेड विद AI, कीप इट आफ्टर द फर्स्ट जॉब टू बी सीक्वेंस्ड, एंड इफ इट इज इन BI, प्लेस इट बिफोर द लास्ट जॉब। देन फोर्थ स्टेप है रिपीट स्टेप 3 फॉर अदर रिमेनिंग जॉब्स। एंड फिफ्थ, इफ ऑल द जॉब्स आर प्लेस्ड इन द सीक्वेंस, गो टू स्टेप 6, एंड इफ नॉट गो टू स्टेप 3। मतलब जब अगर हम लोग प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं कर पाएंगे तो उसको वापस स्टेप 3 में भेज देंगे, और अगर हम लोग सबको सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे सो दैट विल बी द ऑप्टिमल सीक्वेंस। सो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ ये आपका एग्जांपल है, ये प्रोसेसिंग टाइम्स ऑफ ईच जॉब ऑन 2 मशीन्स आर गिवन इन आवर्स। मतलब जॉब्स ये है, जॉब 5 जॉब है यहाँ पे, देयर आर 5 जॉब्स 1 2 3 4 5 एंड देयर आर 2 मशीन्स, सो मशीन 1 एंड मशीन 2। तो मशीन 1 आप देख सकते हो कि अगर जॉब 1 को मशीन 1 में पहले प्रोसेस करेंगे तो क्या लगेगा, 2 आवर्स लगेंगे। देन उसको अगर हम लोग मशीन 2 में फिर ले जाएंगे और प्रोसेस करेंगे तो 3 आवर्स लगेंगे। तो इसको हम लोग ऑप्टिमल, तो ये जो सीक्वेंस दिया है उसको पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना है सो दैट मैक स्पेन और इलैप्स्ड टाइम है वो कम लगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जॉनसन्स रूल यूज करना पड़ेगा। और जॉनसन्स रूल ये बोलता है कि सब में जो भी प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है, ये सब जो प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है उसमें सबसे मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हो सब दोनों मशीन में, मशीन 1 में भी मशीन 2 में भी, दोनों में से सबसे मिनिमम टाइम कौन सा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे मिनिमम टाइम क्या है, 1 है। तो इस 1 है वो किससे रिलेटेड है, मशीन 2 से रिलेटेड है। तो मशीन 2 से रिलेटेड है, इसीलिए इस 1 से रिलेटेड जॉब कौन सा है, जॉब 2 है। तो इस तरह से एक बॉक्स बनाना पड़ेगा हमको सीक्वेंसिंग करने के लिए। तो इस बॉक्स में जॉब 2 को सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है मशीन 2 से रिलेटेड है तो इसीलिए इसको हम लोग लास्ट में, जॉब 2 है उसको लास्ट में सीक्वेंस करेंगे। ओके, नाउ इस मशीन 2 को हम लोग कट कर देंगे। अब देखेंगे कि सेकंड मिनिमम
प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है, सेकंड मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये 2 है सेकंड मिनिमम एलिमेंट, जो किससे रिलेटेड है, मशीन 1 से रिलेटेड है। तो सिंस ये मशीन 1 से रिलेटेड है, इसीलिए हम इससे रिलेटेड जो जॉब 1 है उसको हम लोग सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे। उसके बाद इसको हम लोग कट कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है, तो नेक्स्ट मिनिमम 3 है, लेकिन वो तो कट हो चुका है। अब हम लोग क्या है, हमारे पास यहाँ पर 4 है जो मशीन 1 से रिलेटेड है। तो इसीलिए जो जॉब 3 है उसको 1 के बाद क्या करेंगे, इसको एलोकेट कर देंगे। तो जॉब 3 होगा वो यहाँ पर सेकंड नंबर पे सीक्वेंस्ड हो जाएगा। देन ये इसको हम लोग कट कर देंगे। अब सबसे मिनिमम कौन है, ये चारों में सबसे मिनिमम कौन है, तो सबसे मिनिमम यहाँ पर है हमारा 7, जो इससे रिलेटेड जो क्या है मशीन 2 में है, एसोसिएटेड है। तो इससे रिलेटेड जो जॉब है 5th नंबर का जॉब है, उसको हम लोग इस 2 से पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे, यानी कि 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि लास्ट में जो बचा है 4th नंबर का जॉब, तो वो मिडिल में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 4th नंबर का जॉब, एक्चुअली मैंने 6 बॉक्स बना लिया था, तो ये बॉक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीक्वेंस क्या मिला हमको, पहले प्रॉब्लम में सीक्वेंस क्या था, 1 2 3 4 5 ऐसा था जॉब का सीक्वेंस।